हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मेरे चैनल कहानियों का सिलसिला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आप सबकी दोस्त आज फिर से हाज़िर हूँ आप सबके लिए एक और बेहद ही दिलचस्प कहानी के साथ, जिसका नाम है कलंदर। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम इस कहानी को शुरू करते हैं। गाज़ीपुर के गवर्नमेंट हाई स्कूल की फ़ुटबॉल टीम एक दूसरे स्कूल से मैच खेलने गई थी। वहाँ खेल से पहले लड़कों में किसी छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ और मारपीट शुरू हो गई। और चूंकि खेल के किसी पॉइंट पर झगड़ा शुरू हुआ था, तमाशाइयों और स्टाफ ने भी दिलचस्पी ली। जिन लड़कों ने बीच बचाव की कोशिश की, उन्हें भी चोटें आई और उनमें मेरे भाई भी शामिल थे, जो गवर्नमेंट हाई स्कूल की 9वीं जमात में पढ़ते थे। उनके माथे में चोट लगी और नाक से खून बहने लगा। अब हंगामा सारे मैदान में फैल गया, भगदड़ मच गई और जो लड़के ज़ख्मी हुए थे, इस हड़बोंग में उनकी खबर किसी ने ना ली। इस पसमानदा ज़िले में टेलीफोन अनका थे। सारे शहर में सिर्फ 6 मोटरें थीं और हॉस्पिटल एम्बुलेंस का तो सवाल ही पैदा न होता था। वो इतवार का वीरान सा दिन था। हवा में जर्द पत्ते उड़ते फिर रहे थे। मैं लकोदक सुनसान पिछले बरामदे में फर्श पर चुपचाप बैठी गुड़िया खेल रही थी। इतने में से एक यक्का ठक ठक करता आके बरामदे की ऊंची सतह से लगकर खड़ा हो गया और 17-18 साल के एक अजनबी लड़के ने भाई को सहारा देकर नीचे उतारा। भाई के माथे से खून बहता देखकर मैं दहशत के मारे फौरन एक सुतून के पीछे छुप गई। सारे घर में हंगामा बपा हो गया। अम्मा बदहवास होकर बाहर निकली। अजनबी लड़के ने बड़े रसान से उनको मुखातिब किया। अरे अरे देखिए, घबराइए नहीं, मैं कहता हूँ। फिर वो मेरी तरफ मुड़ा और कहने लगा, मुन्नी ज़रा दौड़कर एक गिलास पानी तो ले आ भैया के लिए। इस पर कई मुलाजिम पानी के जग और गिलास लेकर भाई के चारों तरफ आन खड़े हुए और लड़के ने उनसे सवाल किया, साहब किधर हैं? साहब बाहर गए हुए हैं, किसी ने जवाब दिया। नहीं नहीं, दफ्तर में बैठे हैं, दूसरे ने कहा। लड़का मज़ीद तवक्कुफ़ के बगैर आगे बढ़ा और गैलरी में से गुज़रता इधर उधर देखता अब्बा जान के दफ्तर तक जा पहुंचा। अब्बा जान दरवाज़े बंद किए किसी अहम मुकदमे का फ़ैसला लिखने में मसरूफ़ थे। लड़के ने दस्तक दी और अंदर दाखिल हो गया और मेज़ के सामने जाकर बड़ी खुदैतमादी से और मतानत से बोला, साहब आपके साहबजादे हमारे स्कूल में मैच खेलने आए थे। उनको थोड़ी सी चोट आई है, क्योंकि खेल खेल में दंगा हो गया था। मेरा नाम इकबाल बख्त है। मैं मुंशी खुशबख्त राय सक्सेना का लड़का हूँ, जो सिटी कोर्ट में मुख्तार है। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि हमारा स्कूल बंद करने का हुक्म ना दें और लड़कों पर जुर्माना भी ना करें, क्योंकि एक तो हमारे इम्तिहान होने वाले हैं और दूसरे हमारे लड़के बहुत करीब हैं। अब्बा जान ने सर उठाकर उसे देखा और उसकी मुदल्लिल पर पुरएतिमाद तकरीर सुनकर बहुत मुतासिर और महजूज हुए। उन्होंने उसे बड़ी शफ़क़त से अपने पास बिठाया। इसी तरह से इकबाल मियाँ का हमारे यहाँ आना जाना शुरू हुआ। भाई से उनकी काफ़ी दोस्ती हो गई, मगर वो ज़्यादातर घर की ख़वातीन के पास बैठते थे। उमूर खानादारी पर सलाह मशवरे देते थे, बाज़ार के भाव और दुनिया के हालात पर रोशनी डालते या लतीफ़े सुनाते। जब वो दूसरी मर्तबा हमारे यहाँ आए थे, तब मैंने भाई को आवाज़ दी थी, इकबाल मियाँ हैं। वो फ़ौरन निहायत वक़ार से चलते हुए मेरे नज़दीक आए और डपट कर बोले, देखो मुन्नी, मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, मुझे इकबाल भाई कहो। क्या कहोगी? इकबाल भाई, मैंने ज़रा सहम कर जवाब दिया। इकबाल भाई मुझे हमेशा मुन्नी ही पुकारते रहे। मुझे उनके दिए हुए इस नाम से सख्त चिढ़ थी, मगर हिम्मत ना पड़ती थी कि उनसे कहूँ कि मेरा असल नाम लिया करें।
अब वो सारे घर के लिए इकबाल मियाँ, इकबाल भाई और इकबाल भैया बन चुके थे। पहलू के लॉन में अमलतास का बड़ा दरख्त हमारे लिए बड़ी अहमियत रखता था कि उसके साए में खाट बिछाकर फुर्सत के औकात में महफिल जमती थी। उसकी सदारत ड्राइवर साहब करते थे। नायब सदर इकबाल भाई खुद ब खुद बन गए। इस महफिल के दूसरे अराकीन उस्ताद यूसुफ खां, जमुना पांडे महाराज चपरासी, अब्दुल बैरा और भाई थे। मैं बिन बुलाए मेहमान की हैसियत से इधर उधर लगी रहती थी। उस्ताद यूसुफ खां के कमरे का ताल्लुक अंदर के कमरों से नहीं था और उसका दरवाज़ा उसी लॉन पर खुलता था। उस्ताद पुराने स्कूल के निहायत नस्तालीक और सिका मूसीकार थे। रामपुर दरबार से उनका ताल्लुक रह चुका था। शायरी भी करते थे और दिन भर नवल किशोर प्रेस के छपे हुए किर्म खुदा नावल पढ़ा करते थे। बूढ़े आदमी थे, आँखों में सुरमा लगाते थे और नोकीली मूछें रखते थे। दोनों वक्त का खाना और नाश्ता और चाय बड़े एहतिमाम से कश्ती में सजाकर उनके कमरे में पहुंचा दी जाती थी। सह पैर को वो अंदर आकर बड़े तकल्लुफ़ से अम्मा को गुर भैरवी और गति भीम पलासी सिखलाते थे और अम्मा बैठी सितार पर टन टन किया करती थी। इकबाल भाई उस्ताद के यारेगार बन गए थे और आराइश महफिल, तिस्लिम होशरुबा, इसरार लंदन और शरर के नावलों का लेन देन दोनों के दरमियान चलता रहता था। इकबाल भाई इस साल एंट्रेंस का इम्तिहान दे रहे थे। एक रोज़ मुझे एक दरख्त की शाख से लटकता देखकर उन्होंने अम्मा से कहा, मुन्नी पढ़ती लिखती बिल्कुल नहीं, हर वक्त डंडे बजाया करती है। यहाँ कोई स्कूल तो है नहीं, पढ़े कहाँ? अम्मा ने जवाब दिया। पिछले दिनों मेरे एक फूफीजाद भाई ने मुझे हिसाब सिखाने की हर मुमकिन कोशिश कर देखी थी और नाकाम हो चुके थे। अब इकबाल भाई फ़ौरन वॉलंटियर बन गए। इम्तिहान के बाद मैं इसे पढ़ा दिया करूँगा। अगले इतवार को इकबाल भाई ने मेरा इंटरव्यू लिया। अंग्रेज़ी तो इससे थोड़ी सी आ गई है, उर्दू फ़ारसी में बिल्कुल कोरी है। उन्होंने अम्मा को रिपोर्ट दी और इसके बाद उन्होंने रोज़ाना नाजिल होना शुरू कर दिया। उनकी तनख्वाह 10 रुपये माहवार मुकर्रर की गई। रोज़ शाम के 4 बजे उनका यक्का दूर फाटक में दाखिल होते देखकर मेरी जान निकल जाती। गर्मियाँ शुरू हो चुकी थी। इकबाल भाई ने हुक्म दिया, हम बाग में बैठकर तुझे पढ़ाएंगे। तेरा दिमाग जिसमें भूसा भरा हुआ है ठंडी हवा में ज़रा ताज़ा होगा। लिहाजा पिछले बाग में फालसे के दरख्त के नीचे मेरी छोटी सी बेद की कुर्सी और इकबाल भाई की कुर्सी मेज रखी जाती। जिस रोज़ मैं नेकी की जून में होती तो माली से बाग की बड़ी झाड़ू मांग लाती और फालसे के नीचे इकबाल भाई की कुर्सी की जगह पर खूब झाड़ू देती। और यूं भी पढ़ाई के मुकाबले में मुझे बाग में झाड़ू देना कहीं ज़्यादा अच्छा लगता था। इकबाल भाई जमा तफरीक पर सर खपाने के बाद हुक्म देते, तख्ती लाओ। तख्ती पर वो बेहद खुशखती से लिखते, कलम गोयद की मंशाए जहानम, कलम कश रा बदौलत भी रसानम। अपने टेढ़े मेढ़े हुरूफ में मैं इस शेर को कई मर्तबा लिखती, यहाँ तक कि मेरी उंगलियाँ दुखने लगती और मैं दुआ मांगती, अल्लाह करे इकबाल भाई मर जाएं, अल्लाह करे। एक मर्तबा मैं सबक सुनाने के बजाय कुर्सी पर खड़ी होकर एक टांग से नाच रही थी कि इकबाल भाई को दफ्तन बेतहाशा गुस्सा आ गया। उन्होंने मेरे कान इस ज़ोर से ऐंठे कि मेरा चेहरा सुर्ख हो गया और मैं चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। मगर उसके बाद से मैंने शरारत कम कर दी। इकबाल भाई अभी मुझे 5-6 महीने ही पढ़ा पाए होंगे कि अब्बा जान का तबादला गाज़ीपुर से इटावे का हो गया। अगले 2-3 साल तक इकबाल भाई के अम्मा के पास कभी कभार खत आते रहे। अब हमने एफ़ए करने का इरादा भी छोड़ दिया है। एंट्रेंस में 3rd डिवीज़न मिला है, इस वजह से हमारा दिल टूट गया है। बस अब हम भी मुनसरिम पेशकार, कानूनगो या कर्क अमीन की हैसियत से ज़िंदगी गुजार देंगे।
या हद से हद वालिद साहब किबला की मानिंद मुख्तार बन जाएंगे। इसलिए कभी सोचते हैं कानून का इम्तिहान दे डालें, और इस कोरदे में रहकर भी क्या कर सकते हैं। फिर उनके खत आने बंद हो गए। मैं आईटी कॉलेज लखनऊ के फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। उसी दिन हमारे यहाँ कुछ मेहमान चाय पर आए हुए थे। सब लोग नशिस्त के कमरे में बैठे थे कि बरामदे में आकर किसी ने आवाज़ दी, अरे भाई है। कौन है? अम्मा ने कमरे से पूछा। हम आए हैं, इकबाल बख्त। अम्मा ने बेइंतहा खुश होकर उन्हें अंदर बुलाया। कमरे में बहुत जगमगाते किस्म के लोगों का मजमा था। इकबाल भाई चारों तरफ नज़र डालकर ज़रा झिझके, मगर दूसरे लम्हे बड़े वक़ार के साथ अम्मा के करीब जाकर बैठ गए। फिर उनकी नज़र मुझ पर पड़ी और उन्होंने बेहद मसर्रत से चिल्लाकर कहा, अरे मुन्नी, तू इतनी बड़ी हो गई। मैं नई नई कॉलेज में दाखिल हुई थी और अपने कॉलेज स्टूडेंट होने का सख्त एहसास था। इकबाल भाई ने जब सब लोगों के सामने इस तरह अरी मुन्नी कहकर मुखातिब किया तो बेहद कोफ्त हुई। इकबाल भाई मैला सा पैजामा और घिसी हुई शेरवानी पहनते थे और जाहिर था कि उनकी माली हालत बहुत सकीम थी, मगर उन्होंने मुख्तसरन इतना ही बताया कि कानपुर में मुलाजिम हो गए हैं और प्राइवेट तौर पर एफएससीटी कर चुके हैं। फिर वो अब्बा जान के कमरे में गए और उनके पास बहुत देर तक बैठे रहे। इसके बाद इकबाल भाई फिर गायब हो गए। 10 साल बाद मुझे लंदन पहुँचे 6-7 रोज़ ही हुई थी। मैं बीबीसी के उर्दू सेक्शन में बैठी हुई थी कि किसी ने आवाज़ दी, अरे भाई सक्सेना साहब आ गए कि नहीं? आ गए, ये कहते हुए इकबाल बख्त सक्सेना पर्दा उठाकर कमरे में दाखिल हुए। घिसी हुई बरसाती ओढ़े, अखबारों का पुलिंदा और एक मोटा सा पोर्टफोलियो संभाले मेरे सामने से गुजरते एक मेज़ की तरफ चले गए। फिर उन्होंने पलटकर मुझे देखा। पहले तो उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। टकटकी बांधे चंद लम्हों तक देखते रहे। अरे मुन्नी, उनके मुंह से निकला। फिर आवाज़ भर्रा गई। वो मेरे पास आकर बैठे और अब्बा जान की खैरियत पूछी। अब्बा जान का तो कई साल हुए इंतकाल हो गया इकबाल भाई, मैंने कहा। ये सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगे। उर्दू सेक्शन के अराकीन ने उनको रोता देखकर खामोशी से अपने अपने कागजात पर सर झुका लिया। उन्होंने मुझे बताया कि कानपुर की मुलाजिमत इसी साल छूट गई थी। फिर वो सारे मुल्क में जूतियां चटकाते फिरे। इसी दौरान मैं उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया। वो इकलौते बेटे थे। छोटी बहन की किसी गांव में शादी हो चुकी थी। आज़ादी के बाद जब किस्मत आजमाई के लिए इंग्लिस्तान, कनाडा और अमेरिका जाने की हवा चली तो वो भी एक दिन गाज़ीपुर गए। अपना आबाई मकान फ़रोख्त किया और उसके रुपए से जहाज़ का टिकट खरीदकर लंदन आ पहुँचे। पिछले 4 साल से वो लंदन में थे और यहाँ भी मुख्तलिफ़ किस्म के पापड़ बेल चुके थे। किसी को उनके मुतल्लिक ठीक से मालूम न था कि वो क्या करते हैं। मुझसे भी उन्होंने एक मर्तबा गोल गोल अल्फाज में सिर्फ इतना ही कहा, रीजेंट स्ट्रीट पॉलिटेक्निक में इकनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ। इस इरादे का उन्होंने नाम लिया। मैं उसकी असलियत से बखूबी वाकिफ़ हो चुकी थी। जब लोग इस मुबहम से लहजे में यह कहते कि वो रीजेंट स्ट्रीट पॉलिटेक्निक में जर्नलिज़म पढ़ रहे हैं या इकनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या फ़न संग तराशी या फ़ोटोग्राफ़ी सीख रहे हैं, तो मज़ीद किसी शक व शुबा की गुंजाइश ही न हो सकती थी। लेकिन बहुत जल्द मुझे ये मालूम हो गया था कि इकबाल भाई लंदन के हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी तालिबे इल्मों की कम्युनिटी के अहम सुतून की हैसियत रखते हैं। कोई हंगामा, जलसा, जुलूस, झगड़ा, फसाद, इलेक्शन, तीज त्यौहार उनके बगैर मुकम्मल ना हो सकता था। तस्वीरों की नुमाइश है तो हाल वो सजा रहे हैं। नाच गाने का प्रोग्राम है तो माइक्रोफोन लगा रहे हैं। ड्रामा है तो ये रिहर्सल के लिए लोगों को पकड़ते फिरते हैं।
दावत है तो डाइनिंग हॉल में मुस्तैद खड़े हुए हैं। कभी कभी वो मंजर पर से गायब हो जाते और इत्तला मिलती कि इतवार के रोज़ पेटीकोट लेन की मंडी में लोगों की किस्मत का हाल बताते हुए पाए गए, या ग्लासगो के किसी बाज़ार में हिंदुस्तानी जड़ी बूटियाँ फ़रोख्त करते नज़र आए। एक दफ़ा मालूम हुआ कि शहर के एक फैशनेबल मोहल्ले के एक आलीशान फ्लैट में फ़रोकश हैं। कभी वो बढ़िया रेस्टोरेंट में नज़र आते, कभी मज़दूरों के चाय खानों में दिखाई पड़ते। इकबाल भाई शायरी भी करते थे। ऑस्ट्रेलिया और एमसीसी की तारीख मैच के दिनों में उन्होंने एक लिखा, हर ताज़ा विकेट पर हमातन काँप रहा है, बॉलर है बड़ा सख्त हटन काँप रहा है, किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है। इकबाल भाई का फ़ने मौसीकी, इल्म ज्योतिष, पामिस्ट्री, होम्योपैथी, तिब्ब यूनानी और आयुर्वेदिक से लेकर पोल्ट्री फार्मिंग, काश्तकारी और बागबानी तक हर चीज़ में दखल था, और हल्काए अरबाब ज़ौक़ की महफ़िलों में बिला नागा शिरकत करते थे। हम 2-3 लोगों ने मिलकर एक फ़िल्म सोसाइटी बनाई जिसमें हम बम्बई से फ़िल्में मंगवाकर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी पब्लिक को दिखाते थे। उस दिन इकबाल भाई बारात के दूल्हा बने हुए टिकट बेच रहे थे, मेहमानों को ला ला कर बैठाल रहे हैं। फिल्म शुरू होने से पहले स्टेज पर जाकर मिस मेहताब या मिस नसीम या मिस निम्मी को गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। उस ज़माने में उन्होंने यह भी तय कर लिया था कि बम्बई जाकर एक अहद आफरी फिल्म बनाएंगे, जिसकी कहानी मकालमे और गीत खुद लिखेंगे, डायरेक्ट भी खुद करेंगे और हीरो के बड़े भाई या हीरोइन के बाप का रोल भी खुद अदा करेंगे, और मजमूई तौर पर सारी फिल्म इंडस्ट्री पर रोलर फेर देंगे। इकबाल भाई शराब को हाथ नहीं लगाते थे और मंगल के मंगल गोश्त नहीं खाते थे। एक रोज़ वो मुझे एक सड़क पर नज़र आए, इस हालत में कि हाथ में बहुत कीमती फूलों का एक गुच्छा है और लपके हुए चले जाते हैं। मुझे देखकर बोले, आओ आओ, मैं ज़रा एक दोस्त को देखने अस्पताल जा रहा हूँ। मैं साथ बोली। अस्पताल में एक इस्लामी मुल्क के सफ़ीर की बेगम साहिब फिराश थी। इकबाल भाई ने उनके कमरे में दाखिल होकर गुलदस्ता मेज़ पर रखा और निहायत खुलूस से मरीज़ की मिजाज पुरसी में मसरूफ़ हो गए। इतने में सफ़ीर की बेटी अंदर आई और बेहद तपाक से उनसे मिली। मैंने हैरत से ये सब देखा। बाहर आकर कहने लगे, भाई ये लोग हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे लोग हैं बेचारे। साहबजादी से आपकी मुलाकात किस तरह हुई? लंबा किस्सा है, फिर कभी बताएंगे। वो लड़की बेहद बददिमाग थी, यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और हद से ज़्यादा एंटी इंडियन मशहूर थी। उस वक्त भी उसने अस्पताल के कमरे में कोई नागवार सा सियासी तज़किरा छेड़ दिया था। भाई अगर हिंदुस्तान को गालियाँ देकर उसका दिल ठंडा होता है, इकबाल भाई ने जीना उतारते हुए मुझसे कहा, तो इसमें मेरा क्या हर्ज है? उसको इसी तरह शांति मिलती है। इसके कुछ अरसे बाद ही एक शाम वो अंडरग्राउंड में मिल गए थे। साथ ही वो लड़की और उसकी एक कज़न भी थी। लड़की ने मुझसे कहा, हम लोग एक मजलिस में जा रहे हैं, आप भी चलिए। मैं तो जा ना सकूँगी, मैंने थिएटर के टिकट खरीद लिए हैं। मैंने माजरत चाही। इकबाल भाई ने बड़े सदमे से मुझे देखा। मुहर्रम की 7वीं तारीख को थिएटर जा रही हो? मैं बेहद शर्मिंदा हुई। मुझे याद ना रहा था। मैंने जवाब दिया। आप शिया हैं या सुन्नी? दूसरी लड़की ने सवाल किया। मैं कादियानी हूँ, मैंने जवाब दिया। कादियानी? वो खामोश हो गई। चंद मिनट बाद सफ़ीर की लड़की ने इजहार ख्याल किया, इकबाल साहिब तो बड़े मोमिन आदमी हैं, आजकल के शियों में अपने मज़हब का इतना दर्द कहाँ है। इतने में स्टेशन आ गया और वो तीनों ट्रेन से उतर गए। अगले रोज़ बीबीसी में इकबाल भाई से मुलाकात हुई तो मैंने कहा, इकबाल भाई अब आप ये फ्रॉड भी करने लगे? इन लड़कियों के सामने आपने खुद को मुसलमान जाहिर किया है, न सिर्फ मुसलमान बल्कि शिया? जवाब मिला, देख मुन्नी, दुनिया में इस कदर
तफरुका है कि सब लोग एक दूसरे की जान को आए हुए हैं। मेरी जब इस लड़की से मुलाकात हुई तो वो मेरे नाम की वजह से मुझे मुसलमान समझी और मेरे सामने हिंदुओं की और हिंदुस्तान की खूब खूब बुराइयां की। इसके बाद अगर मैं उसे बता देता कि मैं हिंदू हूँ तो उसे किस कदर खजालत होती। और फिर इसमें मेरा क्या हर्ज है? मेरे ख़ानदान में सैकड़ों बरस से फ़ारसी नाम रखे जाते हैं। इससे हिंदू धर्म पर कोई आँच नहीं आई। अब अगर मैंने खुद को मुसलमान जाहिर कर दिया तो दुनिया में कौन सी क़यामत आ जाएगी, बताओ। अरे वाह मुन्नी, इतनी बड़ी अफलातून बनती हो मगर अकल में वही भूसा भरा है। एक शाम मैं अपनी दोस्त जाहिदा के यहाँ गई। वो बेहद तनदही से पैकिंग में जुटी थी और अपने सारे ख़ानदान समेत अगले रोज़ सुबह सवेरे रुखसत पर कराची वापस जा रही थी। जाहिदा के घर पर मुझे याद आया कि इकबाल भाई ने ऑस्ट्रेलियन तलबा की एक तकरीब में मदऊ किया है। ज़रूर आना। ऑस्ट्रेलियन बेचारे यह महसूस करते हैं कि उन्हें बहुत ही गैर दिलचस्प और बेरंग कौम समझा जाता है। उनका दिल नहीं टूटना चाहिए। चंद रोज़ कबल मैं एक नया हैंडबैग खरीदकर जाहिदा के यहाँ छोड़ गई थी। चलते वक्त ख्याल आया कि उसे लेती चलूँ। बैग जाहिदा के सिंगार मेज़ पर रखा था। वो दूसरे कमरे में असबाब बांध रही थी। मैंने जाते हुए उसे आवाज़ दी कि बैग लिए जा रही हूँ। अच्छा, उसने जवाब दिया। मैं नीचे आ गई। ऑस्ट्रेलियन तलबा के यहाँ इकबाल भाई हाल के वस्त में खड़े ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के दोस्ताना ताल्लुकात पर धुआंधार तकरीर कर रहे थे। मैं बराबर के कमरे में गई जहाँ बहुत से लड़कों लड़कियों का मजमा था और 4-5 वेटर चाय बना बना कर सबको दे रहे थे। मैंने नया हैंडबैग वहीं एक खिड़की में रख दिया और चाय पीने के बाद हाल में लौट आई। चलते वक्त मुझे हैंडबैग का ख्याल आया। मैं उसे अंदर से उठा लाई और इकबाल भाई के हाथ में दे दिया। शायद उसका खटका खुल गया था। जीने से उतरते हुए उन्होंने खटका बंद किया और बोले, इतने ढेर नोट? मैंने बेध्यानी में उनकी बात पूरी तरह नहीं सुनी और इधर उधर की बातों में लग गई। स्टेशन पर इकबाल भाई ने मुझे बैग थमा दिया। घर पहुंचकर मैंने देखा कि जाहिदा की कार बाहर खड़ी है और दोनों मियाँ बीवी इंतहाई सरासिमगी की हालत में लैंडलेडी मिसेस विंगफील्ड से कुछ पूछ रहे हैं। जाहिदा मुझे देखकर हकलाने लगी, वो बैग, वो बैग। हाँ हाँ मेरे पास है तो क्यों? उसमें मैंने पूरे 500 पाउंड के नोट ठूंस दिए थे। तुम्हारे जाने के बाद याद आया और तुम्हारी भुलक्कड़ आदत का ख्याल करके जान निकल गई कि अगर तुमने बटुआ रास्ते में कहीं इधर उधर छोड़ दिया तो क्या होगा। या अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र। दूसरे रोज़ बीबीसी में मैंने इकबाल भाई को ये सनसनीखेज़ वाक़या सुनाया। इत्मीनान से बोले, वो तो मैंने बैग में पहले ही देख लिया था कि नोट ठूंसे हुए हैं। आपने मुझे उसी वक्त क्यों ना बताया? मैंने कहा तो था, तुमने सुना ही नहीं। आपको ये ख्याल भी ना आया कि मेरे पास इतना रुपया कहाँ से आ गया जिसे मैं इत्मीनान से अधखुले बैग में लिए घूम रही हूँ? मैंने सोचा कहीं से आ ही गया होगा, पूछने की क्या ज़रूरत थी। और 2 घंटे वो बैग इसी तरह खिड़की में रखा रहा। अगर उस वक्त चोरी हो जाता तो मैं जाहिदा को क्या मुँह दिखाती। या अल्लाह। देख मुन्नी, होने की कोई अनहोनी नहीं कर सकता। तेरी गोइयाँ की किस्मत में था कि उसका रुपया उसे सही सलामत वापस मिल जाए। अब तू क्यों फ़िक्र कर रही है? ये बता, तूने अछम्मा के लिए की बात की? अछम्मा कौसकुटी एक परेशान हाले दिल गिरफ्ता सी लड़की थी जो बहुत दिनों से मुलाजिमत और एक सस्ते से कमरे की तलाश में थी। हाल ही में मिसेस विंगफील्ड के तहखाने में एक कमरा खाली हुआ था जिसका किराया सिर्फ 250 पाउंड हफ्ता था। मिसेस विंगफील्ड का इसरार था कि वो अपने मकान में हर चलते फिरते ऐरे गैरे को किराएदार नहीं रखती और सिर्फ बेहतरीन ख़ानदानों और आला तबके के अफराद को अपने यहाँ रहने का शर्फ बख्शती हैं। उनके महरूम शौहर कॉलोनल सर्विस में थे।
आर्सिम विंगफील्ड बरसों कोलंबो में बड़ी मेम साहब की हैसियत से ज़िंदगी गुजार चुकी थी। उनके ससुर नाइट थे वगैरह वगैरह। लेकिन मियाँ के मरने के बाद और सल्तनत बरतानिया में ज़वाल के बाद वतन वापस आकर उन्हें लैंडलेडी बनना पड़ा था। अक्सर जीने पर चढ़ते या उतरते वो मेरा रास्ता रोककर अपने अज़मत रफ्ता के किस्से सुनाने लगती। एक दिन उन्होंने बड़ा राजदाना लहजे में बेहद उदासी से मुझसे कहा, एक बात सुनो, इतने अच्छे अच्छे जेंटलमैन तुम्हारे दोस्त हैं, उनमें से किसी एक से मेरी शादी करा दो। रात को जब मैंने तहखाने के कमरे के मुतल्लिक उनसे कहा तो ना जाने वो किस अच्छे मूड में थी कि उन्होंने अछम्मा कौसूकुटी को मुतल्लिक ये तक नहीं पूछा कि वो क्या करती हैं और हर हफ्ते किराया अदा कर सकेंगी या नहीं। चुनाचे 2-3 दिन रोज़ में अछम्मा कौसकुट्टी वहाँ मुंतकिल हो गई। मेरा फ्लैट चौथी मंजिल पर था। दूसरी मंजिल पर और लोगों के अलावा एक टेलीविज़न एक्ट्रेस एडवीना कार्लाइल रहती थी, जिसके मुतल्लिक मिसेस विंगफील्ड मुझसे कह चुकी थी कि मैं तो उसे कभी अपने यहाँ जगह ना देती माय डियर, मगर वो बड़ी ख़ानदानी लड़की है, बस ज़रा सी उसकी ज़िंदगी पटरी से उतर गई है। मेरी उससे शानशाई सिर्फ इस हद तक थी कि जीने पर मुठभेड़ हो जाती थी तो वो मुस्कुराकर हेलो कह दिया करती थी। मिसेस विंगफील्ड ने इत्तला दी थी कि अक्सर वो दिन भर कमरे में अकेली बैठी शराब पिया करती है। वो अपने शौहर पर बुरी तरह आशिक थी, मगर इस बेचारी को तलाक दे दी थी जब ही से इसका ये हाल हो गया है। एक रात 2 बजे के करीब मध्यम से शोर में मेरी आंख खुल गई। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस कांस्टेबल खड़ा था और उसके पीछे मिसेस विंगफील्ड मारे बदहवासी के आएँ बाएँ शाएँ कर रही थी। गज़ब हो गया, गज़ब हो गया, उन्होंने कहा। एडवीना ने तुम्हारे गुस्ल खाने की खिड़की से कूदकर खुदकुशी कर ली। मेरे गुस्ल खाने की खिड़की से? हाँ, सबसे ऊंची खिड़की। बेचारी एडवीना को यही दस्तयाब हुई। कांस्टेबल गुस्ल खाने के अंदर गया। खिड़की के दोनों पट खुले हुए थे। खिड़की के नीचे टब में एडवीना का एक स्लीपर पड़ा था। गुस्ल खाने का दरवाज़ा लैंडिंग पर खुलता था और मिस एडवीना कार्लाइल बड़े इत्मीनान से उसमें दाखिल होकर नीचे कूद गई थी। मेरे जहन में सुबह के तहलका पसंद अखबारों की सुर्खियाँ कौन गई। अब रिपोर्टर मेरा इंटरव्यू करेंगे, उस खिड़की और टब की तस्वीरें खींचेंगी। अल्लाह जाने क्या क्या होगा। नीचे से आवाज़ों की बनबनाहट बुलंद हुई। जिंदा है, जिंदा है। मैंने झांक कर नीचे देखा। एडवीना को एम्बुलेंस में लिटाया जा चुका था। जिंदा है? मिसेस विंगफील्ड ने ज़रा मायूसी से पूछा और कांस्टेबल के साथ तेज़ी से नीचे उतर गई। सुबह को ये वाक़या मैंने बीबीसी कैंटीन में जुमला ख़वातीन ओ हज़रात को सुनाया। इतने में इकबाल भाई आ गए। पूरा किस्सा सुनकर बोले, किस अस्पताल में हैं? मैंने बताया। इसके बाद दूसरी बातें शुरू हो गई। इस बात को चंद हफ्ते ही गुजरे थे कि रात के 12 साढ़े 12 बजे शोर से फिर मेरी आँख खुल गई। खिड़की में से मैंने झांक कर देखा कि ग्राउंड फ्लोर की सीढ़ियों पर इकबाल भाई दम बखुद खड़े हैं और मिसेस विंगफील्ड उन पर बुरी तरह बरस रही हैं। मैं घबराकर नीचे उतरी। मिसेस विंगफील्ड तकरीबन हिस्ट्रियाई अंदाज में चीख रही थी। मिसेस विंगफील्ड, क्या बात है? मैंने ज़रा दुरुस्ती से पूछा। वो कमर पर हाथ रखकर मेरी तरफ मुड़ी। तुम खुद फैसला कर लो, जो गुंडा होगा उसे गुंडा ही कहा जाएगा। जब उन्होंने इकबाल भाई को गुंडा कहा तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ लगा दिया हो। इकबाल भाई सर झुकाए खड़े थे। मिसेस विंगफील्ड गरजती रही। तुमको अच्छी तरह मालूम है कि मेरे यहाँ जेंटलमैन लड़कियों के कमरे में रात को नहीं ठहर सकते। ये मेरा कानून है। अभी मेरे यहाँ एक खुदकुशी की वारदात हो चुकी है। मुझे अपने मकान की नेक नामी का ख्याल भी करना है। मैं सिर्फ आला ख़ानदान। मिसेस विंगफील्ड, असल बात बताइए क्या है? आप मिस्टर सक्सेना से क्या कह रही हैं? मैंने आग बबूला होकर पूछा।
उनसे पूछ रही हूँ कि रात के 12:30 बजे मिस कौसुकुट्टी के कमरे में क्या कर रहे थे। इकबाल भाई जैसे मुहज़्ज़ब और वज़दार आदमी को मेरी मौजूदगी में ऐसी लीचड़ बातें सुनना पड़ रही थी। उनका चेहरा गमो गुस्से से सुर्ख हो गया था, मगर वो खामोश रहे। मिसेस विंगफील्ड गुस्से से बेकाबू होकर चंद मिनट तक उसी तरह चिल्लाती रही। गैलरी के दरवाजे खुले और बंद हुए। ऊपर की मंजिलों के दरीचों में से सर बाहर निकालकर लोगों ने झांका। इकबाल भाई चुप खड़े रहे। फिर वो दफ्तन खामोश हो गई और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लिया। नीचे तहखाने में अछम्मा कौसकुट्टी तेज़ बुखार में नीम बेहोश पड़ी थी। इकबाल भाई रात के 11 बजे दवा लेकर उसके पास पहुँचे थे और घंटे भर से उसके पास बैठे हुए थे। उसी वक्त मिसेस विंगफील्ड ने जीने के दरवाजे में जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझे मालूम न था कि अछम्मा बीमार है, मैंने नादीम होकर कहा। मैं भी 10 बजे के बाद वापस आई हूँ, मुझे खुद मालूम न था, इकबाल भाई ने कहा। 10 बजे उसका फ़ोन आया कि उसकी तबीयत बहुत सख्त ख़राब है। फिर उन्होंने आहिस्ता से बरसाती की जेब में हाथ डाला और एक लिफाफा निकाल कर मुझे दे दिया। उसे रुपए की ज़रूरत होगी, सुबह को उसे दे देना। इतना कहकर वो सर झुकाए हुए सीढ़ियाँ उतरकर फाटक के बाहर चले गए। मैंने लिफाफा खोला, उसमें 10 पाउंड के नोट थे। ये 10 पाउंड इकबाल भाई ने जाने कौन कौन से जतन करके कमाए होंगे। मैं उन्हें सर झुकाए घिसी हुई बरसाती ओढ़े तेज़ तेज़ कदम रखते सुनसान सड़क पर एक तरफ को जाता देखती रही। दूसरे दिन में चंद हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रही थी। वापस आकर मैं एक और जगह मुंतकिल हो गई। मुझे मिसेस विंगफील्ड से कोफ्त होने लगी थी। लैंडलेडियाँ ज़्यादातर आमियाना होती हैं, मगर मिसेस विंगफील्ड जिस इंतहाई घटिया अंदाज से इकबाल भाई पर चीख रही थी, उस मंज़र की याद मेरे लिए बहुत तकलीफ़देह थी। अछम्मा कौसुकुट्टी तंदुरुस्त हो चुकी थी, उसे कहीं नौकरी भी मिल गई थी, मगर अपने लिए सारी दौड़ धूप करवाने और अपने काम निकलवाने के बाद उसने इकबाल भाई की तरफ से यकायक सर्द महरी इख्तियार कर ली। लेकिन वो वज़ादारी से उसे शानाशाई निभाते रहे। एक रोज़ फ़ोन की घंटी बजी और एक खातून की आवाज़ आई, हेलो हेलो, मैं मिसेस एलोवीरो बोल रही हूँ। मिसेस एलोवीरो, मैंने दोहराया। हाँ, तुम मुझे पहचानती नहीं, मैं तुम्हारी पुरानी लैंडलेडी हूँ, साबिक मिसेस विंगफील्ड। मेरी शादी हो गई है, आज शाम को मेरे साथ आकर चाय पियो। शाम को मिसेस एलोवीरो अपने कमराए नशिस्त के दरवाजे पर शादा फराह मुझसे मिली। कमरे के आतिशदान पर एक तस्वीर रखी थी जिसमें मिसेस एलोवीरो अपनी उम्र से कोई 10 साल छोटे एक सिंघाली आदमी के साथ फूलों का गुच्छा हाथ में लिए खड़ी मुस्कुरा रही थी। दूल्हे के बराबर में इकबाल बख्त सक्सेना कोट के कॉलर में कार्नेशन सजाए मुतस्सबिम थे। मिस्टर सक्सेना मेरे शौहर के बेस्ट मैन थे, मिसेस एलोवीरो ने इत्तला दी। इकबाल भाई, दूसरे रोज़ मैंने मौसूफ से इस्तिफसार किया। देख मुन्नी, बात ये हुई कि उस रात वो जो बीबी पंजे झाड़कर इस बुरी तरह मेरे पीछे पड़ गई, तो मैं फ़ौरन समझ गया था कि वो हद से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और तन्हाई का शिकार है। उनकी मदद करना चाहिए। तूने बताया था कि वो काले आदमी तक से शादी करने को तैयार हैं। मैं कोलंबो के इस एलोवीरो को जानता था जो किसी दौलतमंद बेवा की तलाश में था। बड़ा शरीफ और गरीब लड़का है। मैंने मिसेस विंगफील्ड का पता उसे बता दिया। दोनों की ज़िंदगी बन गई। इसमें कोई हर्ज हुआ मेरा? इकबाल भाई समेत तलबा का बहुत बड़ा जत्था सालाना यूथ फेस्टिवल के लिए प्राग जा रहा था। इस साल पाकिस्तानी तलबा को कम्युनिस्ट ममालिक जाने की मुमानत कर दी गई थी और उनमें से चंद लोग इसी वजह से बहुत दिले गिरफ्तार थे। वफ़द के पराग रवाना होने से एक रोज़ कबल एक तकरीब में मशरिकी पाकिस्तान के तालिब इल्म ने अफसोस से कहा,
हम लोग इस साल नहीं जा सकते। उधर वर्ल्ड का सारा कंट्री होगा, खाली पाकिस्तान नहीं होगा। इकबाल भाई फौरन उसके पास गए और रसान से बोले, नूरुल फुरकान भाई, दिल छोटा मत करो, पाकिस्तान की नुमाइंदगी मैं कर दूंगा। प्राग में दुनिया भर से आए हुए नौजवान एक अजीमोशान कॉन्सर्ट में अपने अपने मुल्कों के अवामी गीत गा रहे थे। इतने में स्टेज पर खामोशी छाई। एक लड़की ने अनाउंस किया, अब हमारे अजीज़ मुल्क पाकिस्तान के नुमाइंदे अपने देश के मज़दूरों का गीत सुनाएंगे। पाकिस्तान के नाम पर बहुत देर तक तालियां बजती रही और सफ़ेद खड़खड़ाती हुई शलवार, स्याह शेरवानी और भूरे रंग की काराकाली में मुज़य्यन बेहद रौब दाब और वक़ार के चलते कॉमरेड इकबाल बख्त माइक्रोफ़ोन के सामने आए। पाकिस्तान में अवामी और तरक्की पसंद तहरीक की नाकामी के असबाब पर रोशनी डाली और कहा, साथियों, अब मैं आपको अपने वतन अज़ीज़ के मेहनत कश तबके का एक महबूब और रूह परवर गीत सुनाता हूँ। और बेहद पाटदार आवाज़ में उन्होंने शुरू कर दिया। इस तरह जो जो अल्फाज इकबाल भाई के दिमाग में आते गए वो हया हया के साथ जोड़ते गए और तालियों के तूफ़ान में उनका गीत इंतहाई कामयाबी के साथ ख़त्म हुआ। चेकोस्लोवाकिया से वापसी के कुछ दिन बाद इकबाल भाई ने इत्तला दी, मैंने सांपों का कारोबार शुरू कर दिया है। सांपों का कारोबार? मैंने दोहराया, मगर मुझे मुतलफ तज्जुब ना हुआ, क्योंकि इकबाल भाई कुछ भी कर सकते थे। कई सौ बंदर भी हैं। उन्होंने ज़रा इंसकार इजाफ़ा किया। दरअसल उन्होंने खंकार कर कहना शुरू किया, बात ये है मुन्नी कि अपने खालिद साहब जो हैं ना, उनके ससुर मिस्टर चिरागदीन अमेरिका के चिड़ियाघरों और तजर्बा गाहों को सांप और बंदर सप्लाई करते हैं। मुझे उन्होंने अपनी फर्म में नौकर रख लिया है और अब मैं वहाँ का काम संभालने अमेरिका जा रहा हूँ। चुनांचे इकबाल भाई सांपों का कारोबार करने अमेरिका चले गए। एक रोज़ डाक के ज़रिए मुझे एडवीना कार्लायल का मुख्तसर सा खत मिला जो आयरलैंड से आया था। एडवीना कार्लायल ने लिखा था, सारी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया था। मुझे अपने वजूद से नफ़रत हो चुकी थी। मैंने मौत का सहारा ढूंढा, मगर मरने में भी अपनी ज़िंदगी ही की तरह नाकाम रही। साल भर तक मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में जकड़ी अस्पताल में पड़ी रही और मिस्टर सक्सेना हर हफ्ता, हर मौसम में, हर हालात में घंटा भर के मेरे लिए पास आ बैठते थे और समझाते थे कि ज़िंदा रहने के लिए हिम्मत ना हारना किस कदर ज़रूरी है। मुझे मालूम नहीं आजकल वो कहाँ है। ये ख़त मैं आपको इसलिए लिख रही हूँ कि उनको मेरा सलाम पहुँचा दीजिए। मगर मुझे भी मालूम नहीं था कि मिस्टर सक्सेना आजकल कहाँ हैं। उन्होंने अमेरिका पहुंचकर किसी को एक कार्ड तक न भेजा था। मैं वतन वापस आ गई। इकबाल भाई के बारे में किसी को मालूम ना हुआ कि वो कौन सी वादी और कौन सी मंजिल में है। लेकिन कोई 4 साल हुए मेरी एक चचाजाद बहन तालीम ख़त्म करके सैन फ्रांसिस्को से लौटी तो उसने इत्तला दी। मैंने इकबाल भाई को अपनी आंखों से देखा। कहाँ? हॉलीवुड में, खासल खास बेवर्ली हिल्स पर। बेवर्ली हिल्स पर क्या करते हैं? रहते हैं एक बहुत आलीशान महल में, जिसमें 2 स्विमिंग पूल हैं, कैडिलैक कारों की एक फ़्लैट है, वगैरह वगैरह। मुझे उन्होंने खाने पर भी बुलाया अपने यहाँ। नीग्रो बटलर और रावी ने मज़ीद ये बताया कि सांपों के कारोबार के लिए अमेरिका पहुंचने के तीसरे दिन ही मिस्टर चिरागदीन और मिस्टर इकबाल बख्त सक्सेना के दरमियान कुछ इख्तिलाफ़ राय हो गया, जिसके नतीजे के तौर पर मिस्टर सक्सेना को अपनी मुलाजिमत से मुस्तफ़ी होना पड़ा। इसके बाद सुनहरी मौक़े के उस देश में मौसूफ़ अनवा व अक़साम की मुलाजिमतें और मज़दूरियाँ करते कैलिफ़ोर्निया पहुँचे। वहाँ सिख और पंजाबी मुसलमान ज़मींदारों के खेतों पर काम करते रहे। वहाँ से हॉलीवुड तशरीफ़ ले गए और मशरिक़ के मुतल्लिक़ बनाई जाने वाली तस्वीरों में चीनी रिक्शा वाले, हिंदुस्तानी फ़कीर, कूली और सपेरे और अरब बदों के 1-1, 2-2 मिनट वाले रोल बख़ैर खूबी अदा करते रहे और एक रेस्टोरेंट में वेटर बन गए।
एक मशहूर प्रोड्यूसर की करोड़पति बेवा उस जगह कभी कभी खाना खाने आया करती थी। वो लावल्द और बेहद बूढ़ी औरत थी जिसे आंखों से कभी सुझाई देता था, और वो बेवर्ली हिल्स पर अपने शानदार महल के अंदर शदीद तन्हाई में जिंदा रही। हॉलीवुड जवानी और खूबसूरती का परस्तार है। एक 75 साला बूढ़ी और अंधी औरत से 2 मिनट बात करने का भी वहाँ किसी के पास वक्त न था। जब वो रेस्टोरेंट में आकर कोने में अपनी मखसूस मेज़ पर बैठ जाती तो इकबाल भाई बड़ी मोहब्बत से इसकी मिजाज पुरसी करते। उनको ये भी मालूम न था कि वो कौन है। बूढ़ी उनकी बेहद ममनून हो गई और उसने उनको अपने घर मदऊ किया। फिर वो अक्सर उनके यहाँ जाते और उसे अखबार और रिसाले पढ़कर सुनाते। उस बूढ़ी की कैंपेनियन अपनी दोसरात के मुआवजे में भारी तनख्वाह लिखती थी। इकबाल भाई महज जज्बे इंसानियत के बिना पर उसे पास बैठते थे। आखिर उसने इसरार किया कि वो उसके यहाँ मुंतकिल हो जाए। चुनाचे इकबाल भाई अब बेवर्ली हिल्स के उस महल में रहते हैं और बढ़िया शायद कानूनी तौर पर उनको अपना बेटा बनाने वाली है। इकबाल बख्त सक्सेना की दास्तां, ये सारी कथा सुनकर किसी ने कहा कामयाबी की क्लासिक दास्तां है। लेकिन 6 महीने के बाद और साहिब अमेरिका से वापस आए, उन्होंने इकबाल भाई को इसी रेस्टोरेंट में वेटर की यूनिफॉर्म में देखा। तब ये मालूम हुआ कि उस करोड़पति बुढ़िया का इंतकाल हो गया। वो काफ़ी खपती और सनकी ज़ईफ़ा थी और अपनी सारी दौलत उसने पेरिस के किसी सब्ज़ी फरोश के नाम छोड़ दी है। इकबाल भाई अपने काम पर वापस है। आज तीसरे पहर को मैं शारदा महत के घर के सामने से गुजरी थी कि उसने मुझे आवाज़ दी। वो उसी वक्त कार में सवार हो रही थी। कहाँ जा रही हो? उसने पूछा। मैंने बताया, मैं भी इसी तरफ जा रही हूँ। आओ, तुमको रास्ते में उतार दूँगी। सत्संग का समय 3 बजे का था, मुझे देर हो गई। शारदा महत एक सीधी सादी नॉर्मल मजहबी किस्म की हाउसवाइफ हैं और जब से उसकी इकलौती बेटी पोलियो में मुब्तला हुई, पूजा पाठ, मंदिरों, यात्राओं, साधु संतों, पीरों फ़कीरों, दरगाहों और मिन्नतों मुरादों का सिलसिला उनके यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया है। यूं भी वो उन लोगों में से हैं जिनकी खुशअकीदगी, भरोसे, यकीन और रिज़ायत की बिना पर दुनिया कायम है। मुज़ाफ़त में पहुंचकर एक जगह एक गुजराती सेठ की शानदार विला में शारदा की कार दाखिल हुई। सत्संग ख़त्म हो चुका था और मोटरें वापस जा रही थी। अरे, तुम्हारा सत्संग तो ख़त्म हो गया, मैंने कहा। कोई बात नहीं, मैंने गुरुजी के दर्शन तो कर लिए। वो कल सवेरे अमरनाथ जा रहे हैं, मुझे 5 मिनट लगेंगे। तुम भी उतर आओ, उसने जवाब दिया। सामने बरामदे में एक गैर मुल्की खातून सफ़ेद साड़ी में मबलूस, चंदन बड़ा सा टीका पेशानी पर लगाए, फर्श पर आलती पालती मारे बैठी खवातीन को गीता का सबक दे रही थी। उनकी उम्र 40-45 बरस की रही होंगी और लबो लहजे से अमरीकन मालूम होती थी। शारदा ने नज़दीक जाकर उनको प्रणाम किया। ये माताजी हैं, उसने चुपके से मुझसे कहा और मुझे अपने पीछे आने का इशारा करती हुई कमरे में दाखिल हुई। दहलीज पर चप्पल उतारकर और आंचल से सर ढांपकर मैं भी अंदर गई। कमरे में सफ़ेद चांदनी बिछी थी और जिस पर जाबजा गेंदे के फूल और गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थी। अकीदतमंद अभी अभी उठकर गए थे, इसलिए चांदनी पर सिलवटें पड़ी थी। एक तरफ हारमोनियम, खड़ताले और तानपुरे रखे थे। चौकी पर सफ़ेद बुराक कपड़े पहने, खिचड़ी बालों में लटे, कंधे पर छिटकाए गुरुजी पद्मासन में बैठे थे। गीता का दर्स उन्होंने अभी ख़त्म किया था। किताब चौकी पर रखी थी और वो खामोशी से दरीचे के बाहर देख रहे थे। मुझे ये देखकर कतन तज्जुब ना हुआ कि वो इकबाल बख्त थे। उन्होंने शायद एक बार फिर मुझे नहीं पहचाना। अगर पहचाना तो जाहिर नहीं किया। चंद लम्हों तक टकटकी बांधे वो मुझे देखते रहे। फिर उसी तरह उन्होंने खला पर नज़रें जमा दी। शारदा ने झुककर इंतहाई अकीदत से उनके पांव छुए और पीछे हटी और उसने आंखों से मुझे इशारा किया कि मैं उसके साथ बाहर चलूं।
क्योंकि वो दर्शन कर चुकी थी। लेकिन शारदा को ये देखकर ताज्जुब हुआ कि मैं आहिस्ता से आगे बढ़ी और मैंने झुककर गुरुजी के पांव छुए। बचपन में इकबाल भाई ने मेरे कान ऐंठे थे, डांट डांट कर इंतहाई सख्त गिरी और मेहनत से पढ़ना लिखना सिखाया था। और उस्ताद का रुतबा माँ बाप के बराबर होता है। वो दुनिया के लिए जाने किस चक्कर में और किस तरीके से गुरुजी बन गए थे, लेकिन उनको गुरुजी समझने का हक सिर्फ मुझे पहुंचता था। उन्होंने हाथ उठाकर खामोशी से मुझे आशीर्वाद दिया और उसी तरह सामने की तरफ देखते रहे। मैंने दबे पांव दहलीज तक पहुंचकर चप्पल पहनी और शारदा के साथ बाहर आ गई। अब मर्दों और औरतों का एक कतार दर्शन के लिए अंदर जा रहा था और बरामदे से उतरते हुए मैंने सोचा कि अगर मैं उनसे सवाल करती, इकबाल भाई आपने अब भी इतना लंबा चौड़ा फ्रॉड क्यों किया, तो वो जवाब देते, देख मुन्नी, दुनिया शांति की तलाश में दीवानी हो गई है। अब अगर मैं इस भेष में चंद दुखी आत्माओं को थोड़ी सी शांति दे सकता हूँ तो इसमें मेरा क्या हर्ज है। और क्या मालूम इकबाल भाई खुद भी मुक्ति के रास्ते पर पहुँच गए हों। अपने दिल को भेद वो खुद जाने, दूसरे जानने वाले कौन। तो दोस्तों ये थी हमारी एक प्यारी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जिन प्यारे दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी कहानी सुनने वाले मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा दिल से शुक्रिया।